हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण से एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे जिसका शीर्षक है जनसंचार एवं पत्रकारिता के विविध आयाम। बच्चों, इस शीर्षक के अंतर्गत हम लोग जनसंचार और पत्रकारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वह है जनसंचार। हम इस शीर्षक के पढ़ने के बाद यह जानेंगे कि किस प्रकार से जो जनसंचार है वह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हम सभी लोग एक सामाजिक प्राणी हैं और हम सभी लोग एक दूसरे से कुछ न कुछ संचार अवश्य करते हैं, अर्थात विचारों का आदान प्रदान अवश्य करते हैं। तो किस प्रकार से संचार हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और हमारे जीवन में संचार की क्या उपयोगिता है, किस प्रकार से हम एक अच्छे संचार माध्यम को अपना करके अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से एक दूसरे से कह सकते हैं, अपने विचारों से लोगों को अवगत करा सकते हैं, यह सब कुछ हम लोग इस शीर्षक के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए अब हम अपने शीर्षक की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, जनसंचार जैसा कि आप जान रहे हैं कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, जन प्लस संचार। जन से आप सभी लोग परिचित हैं। जन का मतलब लोग, लोगों का समूह, और संचार हम आपको अभी बताने जा रहे हैं कि वो क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संचार क्या है, क्योंकि जब हम संचार को जान लेंगे तो जनसंचार को जानना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हमको अपने आप जनसंचार का अर्थ पता चल जाएगा। तो बच्चों, जो संचार है वह अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कम्युनिकेशन शब्द आपने सुना होगा, जिसका अभिप्राय होता है कि एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर करना, बांटना। तो संचार क्या है? अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे से बांटने की क्या है? प्रक्रिया है। अपने मन के भावों एवं विचारों को एक दूसरे से बांटने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो मन के भावों और विचारों को एक दूसरे से बांटना ही क्या है? संचार है। अर्थात संचार जो है वो मन के भावों एवं विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक क्या है? साधन है।
एक महत्वपूर्ण एवं सार्थक साधन है। तो बच्चों, जो संचार है वह हमें अपने भावों एवं विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने में सहायता करता है या हमारी मदद करता है। तो बच्चों, संक्षेप में आपने ये जान लिया कि संचार हम किसे कहते हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि संचार की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, संचार हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, संचार मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है। तो बच्चों, आप लिख सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपने रोज़मर्रा अर्थात दैनिक कार्यों को संपादित करने के लिए, एक दूसरे की सहायता लेने के लिए हमेशा किसी न किसी सशक्त माध्यम की ज़रूरत होती है, अर्थात किसी न किसी संचार की आवश्यकता होती है। बिना संचार के अर्थात बिना अपने भावों एवं विचारों के आदान प्रदान के हम जो है अपने बातों को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी कमियों को, अपनी परेशानियों को एक दूसरे से आसानी से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो इन सभी की कमी को पूरा करने के लिए हमें संचार प्रक्रिया की क्या होती है, आवश्यकता होती है, संचार की ज़रूरत है। तो बच्चों, ये तो हो गया संचार और उसका हमारे जीवन में उपयोगिता। अब हम लोग संचार के तत्व के बारे में पढ़ेंगे कि संचार के कौन कौन से तत्व होते हैं, अर्थात संचार प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक, जो हमारे अर्थात संचार प्रक्रिया के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, कौन कौन से तत्व आवश्यक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है संचार के तत्व। बच्चों, संचार के बहुत से तत्व होते हैं, लेकिन हम उन्हीं तत्वों की चर्चा करेंगे जो अति महत्वपूर्ण हैं और जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो जो संचार का सबसे पहला महत्वपूर्ण तत्व है वह है संचारक। संदेश भेजने वाले को हम क्या कहते हैं, संचारक कहते हैं। तो बच्चों, जो संचार प्रक्रिया का सबसे पहला तत्व है वह है संचारक। अर्थात संचार प्रक्रिया में हमें सबसे पहले संचारक की आवश्यकता होती है। संचारक अर्थात संदेश को भेजने वाला, अर्थात वह व्यक्ति जो अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरों के समक्ष कहना चाहता है, दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है, तो वो कौन है, संचारक है। इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। जो अन्य नाम हैं वो आप परिचित हैं, उस नाम से आप उसी नाम को अक्सर जानते हैं, वह है प्रेषक। आपने देखा होगा प्रेषक होता है जिसको आप लोग लिखते हैं अंग्रेजी में फ्रॉम करके, जब भी आप लेटर लिखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेषक। दूसरा है स्रोत। फिर अगर हम बात करें तीसरे की तो हम कहते हैं
संप्रेषक, सेंडर, कम्युनिकेटर, ये सब आप जानते रहिए, क्योंकि अंग्रेजी के शब्द आजकल बहुत प्रचलन में है, बहुत ज़्यादा लोग उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अंग्रेजी का शब्द हम इसीलिए बता देते हैं कि आपको ये जो प्रकरण है, ये जो शब्द है, ये जो तत्व है, ये समझ में आ जाए। तो संचारक आप समझ गए होंगे कि जो भी संदेश को भेजने वाला होता है, जो अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करने वाला होता है, वो कौन होता है? संचारक होता है। अब हम संचार प्रक्रिया के अगले तत्व की चर्चा करते हैं और वह है संकेतीकरण। संचारक द्वारा विचारों या भावों, संकेत चिन्ह में बदलने की प्रक्रिया को संकेतीकरण कहते हैं। मैं हर एक बात बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ, आप पूरी वीडियो को देख करके अच्छे से समझ करके जो भी आपको आवश्यक लगता है उसका अपना एक नोट्स ज़रूर बनाइएगा। संचारक द्वारा विचारों को संकेत चिन्ह में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संकेतीकरण कहते हैं। जैसे कि हमने अपना कोई भाव या विचार बना लिया कि हमको ये बात दूसरों के सामने प्रस्तुत करनी है, दूसरों से कहनी है, तो हम क्या करते हैं कि अब उसके लिए जब हम लिखते हैं, जो कुछ भी हम कहते हैं, जैसे कि अगर हमको हिंदी में लिख करके भेजना है तो हम जो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, उसके संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अगर हमको अंग्रेजी में लिखना है तो अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है रोमन, हम उसके संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो जो संदेश को भेजता है वह प्रायः उसी भाषा का चयन करता है जिसका उसे ज्ञान हो, उन्हीं संकेत चिन्हों का चयन करता है जिससे वो भलीभांति परिचित हो। तभी हम अपने विचारों को अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, अपने भावों को अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो जो हमको संकेत चिन्ह चुनना चाहिए उसे अगर हम दूसरी भाषा में कहें या दूसरे शब्दों में कहें तो जो भाषा हमको चयन करना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए, अर्थात जिसका हमें अच्छा ज्ञान हो। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को भी इस भाषा का ज्ञान हो, अर्थात वो हमारी बातों को समझ पाए। जैसे कि अगर भारत में कोई अपने संदेश को, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना चाहता है तो प्रायः वह हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा का चयन करता है। दक्षिण भारतीय राज्यों में वो उस राज्य, संबंधित राज्य की भाषा का चयन करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे उनके वक्तव्य का, उनके जो कथन है, जो उनकी प्रतिक्रिया है, जो कहना चाहते हैं, उसका लोगों के ऊपर एक गहरा असर पड़े, लोगों को वो बात समझ में आए। तो बच्चों, ये थी संचार प्रक्रिया का दूसरा तत्व जो है संकेतीकरण। अब हम संचार के तीसरे चरण की चर्चा करते हैं जो कि है संदेश। इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नाम जानते रहिए, आप अपने शब्द में इसको लिख लेंगे।
संचारक के द्वारा, संचारक इसको तो हमने बता ही दिया आपको कि संचारक के द्वारा जो कोई भी संदेश भेजा जाता है, जो विचार या भाव एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संदेश कहते हैं। संचारक के द्वारा जो भाव, जो विचार, जो सुझाव, शिकायत आदि एक दूसरों तक पहुंचाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संदेश कहते हैं। अर्थात किसी के सामने हम क्या पहुंचाना चाहते हैं? यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो संदेश में क्या होता है कि संदेश की जो भाषा है वो जो है एकदम सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। अब चलिए हम संचार के अगले तत्व की चर्चा करते हैं। तो बच्चों, संचार का जो अगला तत्व है वह है संचार माध्यम। आप परिभाषा लिख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। संचारक अर्थात संदेश को भेजने वाला। संदेश भेजने के लिए जिस वस्तु का, जिस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? संचार माध्यम कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। संचारक अपने संदेश को भेजने के लिए जिस माध्यम अर्थात वस्तु का चयन करता है उसे हम क्या कहते हैं? संचार माध्यम कहते हैं। जैसे इस समय मैं जो हूँ यहाँ पे क्या हूँ? संचारक हूँ और मैं आप तक अपनी बातों को पहुँचा रहा हूँ। आप जो है प्रापक हैं, अभी उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आप प्राप्तकर्ता हैं और उसके लिए हमने कौन सा माध्यम चुना है? मोबाइल के यूट्यूब का माध्यम चुना है। यानी मोबाइल के जरिए यूट्यूब के माध्यम से हम अपने भावों या विचारों को आप तक पहुंचा रहे हैं। हम जो कहना चाह रहे हैं उसे आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे जो यूट्यूब है वो किसका काम कर रहा है? संचार माध्यम का काम कर रहा है। व्हाट्सएप के जरिए जब हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाते हैं तो व्हाट्सएप वहाँ पे क्या करता है? संचार माध्यम का कार्य करता है। जब आप उत्तर पुस्तिका पर परीक्षा में दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिख करके हम तक अपने विचारों को पहुंचाते हैं तो वो क्या हो जाता है? एक लिखित माध्यम हो जाता है। यानी आपने लिख करके हमको अपने भाव या विचारों को हम तक पहुंचाया है। तो मैं समझता हूं कि आप संचार माध्यम को समझ गए होंगे। अब जो संचार का अगला तत्व है वह है प्रापक या प्राप्तकर्ता। प्रापक जिसका दूसरा नाम हो जाता है प्राप्तकर्ता। तो बच्चों, यह भी संचार प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा प्राप्तकर्ता। इसी को हम प्राप्तकर्ता भी कहते हैं, रिसीवर भी कहते हैं। रिसीव यानी जो किसी भी संदेश को क्या करता है? प्राप्त करता है। तो परिभाषा हो गई कि संचारक के द्वारा भेजे गए संदेश को प्राप्त करने वाला क्या कहलाता है? प्रापक कहलाता है, जिसका दूसरा नाम क्या है? प्राप्त करता है। अर्थात जो भी संदेश, जो भी भाव, जो भी विचार हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर आप तक वो भाव और विचार पहुंचा तभी जो हमारी संचार की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। अगर वो नहीं पहुंचता है तो संचार प्रक्रिया वहीं क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी, वहीं पे रुक जाएगी। अर्थात वो संचार प्रक्रिया सफल नहीं होगी। तो बच्चों, संचार के तत्व में जो हमारा पांचवा तत्व है वो क्या है? प्रापक है। अगर परीक्षा में आप से पूछा जाता है कि प्रापक से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे संचारक के द्वारा भेजे गए संदेश को प्राप्त करने वाला
प्रापक कहलाता है, जिसका दूसरा नाम प्राप्तकर्ता है। यह संचार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि जब तक प्रापक अर्थात प्राप्तकर्ता संचारक के द्वारा भेजे गए संदेश को ग्रहण नहीं करता है, इसे ग्राहक के नाम से भी जानते हैं हम, जब तक ग्रहण नहीं करता है, जब तक प्राप्त नहीं करता है और उसे समझता नहीं है, तब तक संचार की जो प्रक्रिया है, जो संचार का कार्य है, वो पूर्ण नहीं होता है। अब हम संचार के अगले तत्व की चर्चा करें तो जो हमारा संचार का अगला तत्व है वह है फीडबैक। अंग्रेजी शब्द है, आप लोग सभी लोग इस शब्द से परिचित हैं, फीडबैक से। फीडबैक को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि मतलब हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे जो अंग्रेजी के शब्द हैं वो इतने प्रचलित हो गए हैं कि हम उसके हिंदी शब्द को नहीं जान पाते हैं। जब संचारक जो होता है वो अपने संदेश को भेज देता है और प्रापक उस संदेश को प्राप्त कर लेता है, तो प्रापक जब उस संदेश को प्राप्त करता है तो उस संदेश को प्राप्त करने के बाद उस संदेश पर वो अपनी प्रक्रिया व्यक्त करता है, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अर्थात वो या तो ये कहेगा कि बहुत अच्छा संदेश था, हमारी बातें समझ में आई, बहुत अच्छा आपने बताया, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप कभी कभी कमेंट्स करते हैं वेरी गुड लेक्चर, बहुत अच्छा लेक्चर। तो ये क्या है, एक प्रकार से फीडबैक है। अगर आप ये लिखते हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है, सर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो ये भी क्या है, एक फीडबैक है। अब अगर परिभाषा आपको लिखनी होगी तो आप क्या लिखेंगे, संचारक के द्वारा भेजे गए संदेश को जब प्रापक अर्थात प्राप्तकर्ता प्राप्त कर लेता है और प्राप्त करने के बाद उसे समझने के बाद, उसे पढ़ने के बाद उस पर अपनी राय व्यक्त करता है, अपना विचार व्यक्त करता है, अपनी सहमत असहमत व्यक्त करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं, जिसका हिंदी नाम है प्रतिपुष्टि। तो ये भी संचार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर कोई फीडबैक नहीं मिलता है तो संचार प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती है, क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक संचारक यह नहीं समझ सकता कि जो उसने अपने भाव या विचार आप तक पहुंचाए, जो वो कहना चाहता था, वो आप तक बातें पहुंची या नहीं पहुंची, और आप कहां तक उससे सहमत हैं और कहां तक असहमत हैं। तो ये भी एक संचार प्रक्रिया का क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। अब हम संचार के अंतिम तत्व की चर्चा करें तो वह है शोर। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और नया शब्द है। अक्सर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं यानी 11 में पढ़ रहे हैं, 12 भी इससे अलग नहीं है। हिंदी व्याकरण दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो आप ये न समझिएगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो परीक्षा में आगे चल करके नहीं आएगा। परीक्षा में आए या ना आए, ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। ज़िंदगी में हमें इसको जानना चाहिए, उपयोगिता रहनी चाहिए। आपको ये समझ करके पढ़ाई करना चाहिए। मैंने कई बार आपको बताया है कि आप नंबर के लिए पढ़ाई ना करें बल्कि ज्ञान के लिए पढ़ाई करें। आप ज़िंदगी में जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं अर्थात सम्मान पाने के लिए, मान पाने के लिए, वो तभी होगा जब आपके अंदर क्या होगा, ज्ञान होगा। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। शोर। शोर किसे कहते हैं? तो संचार प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली बाधा को हम शोर कहते हैं। परिभाषा जब आपको लिखनी है कि संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधा को हम क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि इस पर लिखने की कोई ज़रूरत है। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि संचार की प्रक्रिया में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। अब संचार प्रक्रिया में बाधा कैसे उत्पन्न होती है? वो कई प्रकार की बाधा हो सकती है। एक तो क्या है कि वॉइस क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाणी की बाधा हो जाएगी। अगर संदेश ठीक से पहुँचा नहीं तो क्या हो जाएगा, कोई टेक्निकल जो उसमें इशूज आ जाएंगे, अर्थात कोई जो प्रौद्योगिकी की कमी है वो दिखने को मिल सकती है। कभी क्या होता है कि जो हम संदेश भेजते हैं वो आप तक पहुंच नहीं पाता है। आप देखते हैं
कि कभी कभी हम यहाँ से मैसेज करते हैं और वहाँ से आप कुछ लोग तो सही कुछ लोग बहाने बना करके कि सर नेटवर्क नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, सर अपलोड नहीं हो रहा है, पासवर्ड नहीं ले रहा है, रॉन्ग बता रहा है, इनवैलिड बता रहा है। तो आपके पास बहानों की कोई कमी नहीं है और आप क्या करते हैं, उसे किसका नाम दे देते हैं, शोर का नाम दे देते हैं कि जो आप हमसे संचार करना चाहते हैं उसमें बहुत सारी क्या हैं, बाधाएं हैं और हम उन बाधाओं को पार नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों ऐसा करना नहीं चाहिए। ये तो मैं आपको शोर समझाने के लिए ये उदाहरण ले रहा हूँ। आपको अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी के साथ करना चाहिए। इस बात को मैंने कई बार बताया है, बार बार कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। आप मैंने कितनी बार कहा कि किसी काम को ना तो बहुत आसान मानिए ना तो बहुत कठिन मानिए, अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी के साथ करिए। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं और वह है संचार के प्रकार। बच्चों जो संचार है वह एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत कई प्रकार आते हैं, लेकिन जो मुख्य प्रकार हैं हम उनकी चर्चा कर लें तो मुख्य रूप से जो संचार है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतःवैयक्तिक संचार। अंतःवैयक्तिक संचार। ये अंतःवैयक्तिक संचार क्या होता है? जब हम अपने मन के भावों एवं विचारों को अपने मन में ही मनन करते हैं, अपने मन में ही सोचते हैं, अर्थात खुद गुथते हैं कि जो मेरे ये भाव है, जो मेरे ये विचार है, जो मेरा यह निर्णय है, जो मैं यह सोच रहा हूँ वो सही है या गलत है, या इसे लोगों तक ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, वो क्या है, एक प्रकार से अंतःवैयक्तिक संचार है। अर्थात आसान भाषा में कहें तो अपने आप से बातें करना क्या है, अंतःवैयक्तिक संचार है। हम सभी लोग अकेले में बैठे रहते हैं और अपने भावों एवं विचारों में खोए रहते हैं और बहुत सारे प्रश्नों का अपने आप उत्तर ढूंढ रहे होते हैं, खुद ही प्रश्न करते हैं और खुद ही उत्तर देने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ये क्या है, अंतःवैयक्तिक संचार है। तो अंतःवैयक्तिक संचार को अगर हमको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे कि जब संचारक अपने भावों एवं विचारों को स्वयं अर्थात अपने मन में ही, अपने मस्तिष्क में ही क्या करता है, विचार विमर्श करता है, सोचता है, समझता है, उस पर मनन करता है, तो वो क्या कहलाता है, अंतःवैयक्तिक संचार कहलाता है। इसमें कोई भी प्राप्तकर्ता नहीं होता है, अर्थात संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों एक ही व्यक्ति होता है। अर्थात जो संचारक होता है वही प्राप्तकर्ता भी होता है। अर्थात वो ये निर्णय लेना चाहता है या लेने का प्रयास कर रहा होता है कि उक्त समस्या का, उक्त निर्णय का या उक्त योजना का क्या परिणाम हो सकता है, क्या इस पर काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। जो हम पूजा पाठ करते हैं, अगर उदाहरण कोई पूछे तो पूजा पाठ, जब पूजा पाठ आप करते हैं बैठ करके तो एक लोगों के सामने बैठा करके नहीं करते। ईश्वर को हम याद करते हैं अपने मन में ही, अपने मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करते हैं, कहते हैं, अर्थात खुद मनन करते हैं, खुद सोचते हैं। जैसे कि अभी इंडिया मैच खेल रही है, पाकिस्तान से मैच है वर्ल्ड कप का, तो हम अपने मन में ही मनाते हैं कि हे ईश्वर जो है इंडिया जीत जाए, वो जो सामने वाला बैट्समैन है वो आउट हो जाए। मानो ऑस्ट्रेलिया से मैच है तो हम कहेंगे वार्नर जो है 0 पर आउट हो जाए, पाकिस्तान से मैच है तो कहेंगे बाबर आजम आउट हो जाए। तो ये क्या है, एक प्रकार से अंतःवैयक्तिक संचार है। हम अपने मन में ही क्या करते हैं, कल्पनाएं करते हैं।
दूसरा क्या है? अंतर्वैयक्तिक संचार। ये बहुत महत्वपूर्ण संचार है। अंतर्वैयक्तिक संचार में हम एक दूसरे के समक्ष अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त कर रहे होते हैं, अपने मन के भाव या विचारों को एक दूसरे से कह रहे होते हैं। ये जो आपका अंतर्वैयक्तिक संचार है, इसे हम क्या कहते हैं? इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल अंग्रेजी में बोलते हैं। और जो अंतर्वैयक्तिक संचार है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल। उसे कहते हैं हम इंटरपर्सनल वैयक्तिक संचार। तो अगर आपको परिभाषा लिखनी होगी तो आप क्या लिखेंगे कि जब हम एक दूसरे से अपने मन के भाव एवं विचारों को प्रकट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के समक्ष अपने मन के भाव एवं विचारों को कह सुन रहे होते हैं, सोच समझ रहे होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। साक्षात्कार में, जिसे आप अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं, इसी प्रकार के संचार का प्रयोग किया जाता है। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपका जो अंतर्वैयक्तिक संचार होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी एक दूसरे से बात करना भी एक क्या है? कला है कि कैसे हम अपने मन के भाव एवं विचारों को दूसरों के समक्ष कहते हैं, किस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं। व्यक्त करना भी एक क्या है? कला है। मैंने पहले ही बताया कि जब हम अपने भाव एवं विचार को अच्छे तरीके से, सहजतापूर्ण तरीके से व्यक्त करते हैं, तभी सामने वाला उसे सुनता है और हमारी बातों पे अमल करता है, अर्थात उसे सुनने का, समझने का प्रयास करता है। अब हम संचार के तीसरे प्रकार की चर्चा कर लें। तो जो हमारा संचार का तीसरा प्रकार है वह है समूह संचार। समूह संचार में क्या होता है कि हम किसी बात को, किसी मुद्दे को, किसी सार्वजनिक मुद्दे को, किसी ऐसे मुद्दे को जो कुछ लोगों से जुड़ा हो, किसी वर्ग से जुड़ा हो, किसी समाज से जुड़ा हो, उसकी चर्चा पर चर्चा आपस में बैठ करके करते हैं। अगर आपको समूह संचार की परिभाषा लिखनी हो तो आप लिखेंगे कि जब हम किसी सार्वजनिक मुद्दे को, सार्वजनिक समस्या को या तो बच्चों, जो हमारा संचार प्रक्रिया का अगला तत्व है वह है समूह संचार। तो इसमें हम क्या करते हैं कि समूह में चर्चा करते हैं। अगर आपको परिभाषा लिखनी हो तो आप लिखेंगे कि जब हम किसी सार्वजनिक समस्या, किसी समाज की समस्या पर अपने भाव या विचार समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, उस पर अपनी राय व्यक्त करते हैं और लोगों की राय को सुनते हैं, लोगों की राय को जानते हैं, तो वो क्या है? समूह संचार है। जैसे कि आप देखते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स की बैठक होती है, देश के बारे में कोई अहम निर्णय लेने के लिए संसद में जो लोग इकट्ठा होते हैं बात करने के लिए, वो सभी क्या है? एक समूह संचार का अंग है। उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग, मंत्रियों की मीटिंग, प्रधानमंत्री के साथ महत्वपूर्ण अधिकारियों की मीटिंग, जिलाधिकारी के साथ संबंधित अधिकारियों की मीटिंग, प्रिंसिपल के साथ टीचर्स की मीटिंग, ये क्या है? एक समूह चर्चा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई एक समस्या है जिस पर हम कोई निर्णय लेना चाहते हैं कि इस समस्या का क्या हल हो सकता है, या कोई हम योजना बना रहे हैं तो हम उस योजना पे चर्चा करते हैं कि क्या ये योजना सफल हो सकती है या इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जब कोई भी मुद्दा कई लोगों से जुड़ा होता है, समाज से जुड़ा होता है, तो कोई भी व्यक्ति प्रायः अकेले निर्णय नहीं लेता है। वो क्या करता है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार समूह चर्चा जरूर करता है। और जो चौथा हमारा और अंतिम
संचार का प्रकार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको उसे पढ़ना है, वह है जन संचार। वो क्या है? जन संचार। अब आप समझ गए होंगे, इतना पढ़ते पढ़ते आप समझ जाते हैं, हेडिंग से ही बातें समझ में आ जाए तब समझ लीजिए कि आपका पढ़ना सफल है। आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, आपको कहीं से भी किसी भी चीज़ को देख करके उसे रटने के स्थान पर देखते ही आपको बातें समझ में आ जाए। जन संचार मतलब जब हम क्या करते हैं कि एक देश के बहुत बड़े वर्ग के साथ या पूरे देशवासियों के साथ हम अपने मन के भावों एवं विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है? जन संचार कहलाता है। जैसे प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते हैं, आपने देखा होगा कि इस कोविड-19 के संकट में देश को कई बार प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया। वो मन की बात के जरिए अपनी बातों को कहते हैं। वो क्या है? जन संचार का एक प्रक्रिया है, यानी संचार का जो प्रकार हो क्या कहलाएगा? जन संचार कहलाएगा। जब हम सभी लोगों से अपने मन के भाव एवं विचारों को व्यक्त करते हैं तो वो क्या हो जाता है? जन संचार हो जाता है। इसके लिए हम जो होता है किसी व्यापक माध्यम का चयन करते हैं जिसको लोग यूज करते हों, जैसे कि समाचार चैनल का हम यूज करते हैं, समाचार पत्रों के जरिए हम अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, रेडियो के जरिए अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, इंटरनेट के जरिए अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, ये था संचार की परिभाषा, संचार के तत्व और संचार के प्रकार। अब हम अगली वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे जन संचार के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो आपको संचार के बारे में ये बताने का प्रयास किया वो मेरा प्रयास सफल होगा और आप सभी लोग अच्छे तरीके से अब संचार को समझ पाएंगे, जान पाएंगे और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिख पाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।